आज जिस टॉपिक पर हम बातचीत करेंगे, देखिए मुझे लगभग 22 साल हुए आरसीएम में। थोड़ी सी बातचीत हम मेरे अनुभव के आधार पे करेंगे, जो कुछ भी मैंने देखा, जो कुछ भी मैंने सीखा और जिसकी वजह से मेरी जिंदगी में इतना बड़ा परिवर्तन आया, इतना बड़ा बदलाव आया। आरसीएम हर व्यक्ति को मिलता है, लेकिन जो आरसीएम को ठीक तरीके से समझ पाता है और आरसीएम की सोच के साथ अपनी सोच को मिला पाता है, वो व्यक्ति जीवन में बड़ी तरक्की करता है। आरसीएम एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, एक बड़ा मंच है, लेकिन इस बड़े प्लेटफॉर्म में हर व्यक्ति कामयाब नहीं होगा। कामयाब वही होगा जो व्यक्ति इस मंच की सोच को आत्मसात कर पाएगा, जो आरसीएम की सोच को समझ पाएगा। तो हम सब कामयाब होना चाहते हैं, हम सब सपने देखते हैं। हम सब 2025 में प्रवेश कर चुके हैं, 2025 का कैलेंडर शुरू हो चुका है, 2024 का कैलेंडर पुराना हो गया। मजे की बात है कि एक साल पहले भी यही घटना हुई थी कि 2024 का कैलेंडर शुरू हो गया था और 2023 का कैलेंडर पुराना हो गया था। और उससे भी ज्यादा आश्चर्य की बात यह है कि एक और साल पहले भी सेम यही घटना हुई थी कि जब 2023 का कैलेंडर शुरू हो गया था, 2022 का कैलेंडर पुराना हो गया था। और हर साल यही घटना होती है कि हर साल कैलेंडर बदल जाता है, हर साल साल बदल जाता है। और सतीश पंडित जी ये बोलते थे कि कैलेंडर के बदलने से हालात नहीं बदलते, हालात बदलते हैं खुद को बदलने से। तो समय जो है ना, ये मुट्ठी में रेत की तरह से है। कभी रेत को आपने मुट्ठी में पकड़ा है? यस या नो? मुझे कमेंट में लिख के बताइए यस या नो। बचपन में कभी आपने खेला हो रेत के साथ? यस कभी सर। आपने मस्तियां की हो? तो रेत को कभी मुट्ठी में पकड़ के देखा आपने? यस या नो? एक बार कमेंट में लिख के बताइए। मैं आप सभी के कमेंट पढ़ रहा हूँ, इससे मुझे मालूम भी पड़ जाता है कि कितने लोग सच में यहाँ पर मौजूद हैं, कितने लोग सच में बातों को ध्यान से सुन रहे हैं। यस। कई लोग डायरेक्ट मैसेज कर रहे हैं। अच्छा, चैट चैट ब्लॉक किया हुआ है। ओके 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 ओके, ठीक है। अच्छा, अभी तो आने लग गया मैसेज। ओके, आपने अनब्लॉक कर दिया, ठीक है। अभी अनब्लॉक हो गया, अभी आप कर सकते हैं। डायरेक्ट मैसेज मत कीजिए, आप मैसेज में एवरीवन कीजिए ताकि सबको दिखे। आप डायरेक्ट मुझे मैसेज करेंगे तो सिर्फ मुझे दिखेगा। आप एवरीवन, ऊपर सेटिंग में होता है एवरीवन, आप एवरीवन को क्लिक करके फिर मैसेज कीजिए जिससे कि सभी को दिखेगा। तो क्या आपने मुट्ठी में कभी रेत को पकड़ के देखा है? मेरा सवाल है आपसे ये, क्या मुट्ठी में कभी आपने रेत को पकड़ के देखा है? यस या नो? यस या नो? सर पकड़ा तो है लेकिन वो रुकी नहीं है मुट्ठी में। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसे से इसी पॉइंट पर मैं आना चाह रहा हूं कि आपने रेत को पकड़ा होगा कई बार, अगर बचपन में खेल आपने रेत के साथ खेला है, लेकिन आप रेत को पकड़ नहीं सकते। पकड़ने की कोशिश कर सकते हैं मगर पकड़ नहीं सकते। जितना कस के आप रेत को पकड़ने की कोशिश करेंगे, उतनी ही तेजी से वो रेत आपकी मुट्ठी से फिसल कर नीचे जाने लगेगी और थोड़ी देर के बाद मुट्ठी खाली हो जाएगी। सो यही समय के साथ है। आप समय को पकड़ नहीं सकते, आप अपनी उम्र को पकड़ नहीं सकते, आप अपने माता पिता की बढ़ती हुई उम्र को रोक नहीं सकते, आप अपने बच्चों को बड़ा होने से रोक नहीं सकते। यानी ये जो समय है ना, ये गुजरता जाएगा। बच्चे धीरे धीरे बड़े हो जाएंगे, माँ बाप धीरे धीरे बूढ़े हो जाएंगे, आप भी धीरे धीरे बुढ़ापे की ओर चले जाएंगे। शरीर में फिर वो शक्ति, वो सामर्थ्य नहीं होगा जो जवानी में आपके अंदर था। दांतों में वो शक्ति नहीं होगी कि आप अच्छी चीजों को चबा सके। आपके पाचन क्रिया में उतनी शक्ति नहीं होगी कि आप बहुत सारी चीजों को हजम कर सके। तो आपको अपने खाने में रेस्ट्रिक्शन करना होगा। आप ज्यादा घूम फिर नहीं पाएंगे, पहाड़ों को चढ़ नहीं पाएंगे, बड़े भारी काम नहीं कर पाएंगे समय के साथ। ठीक है, अगर आप न्यूट्रिशन यूज कर रहे हैं, आप न्यूट्रीचार्ज यूज कर रहे हैं, आप गामा ओरिजिनल यूज कर रहे हैं, तो ये प्रक्रिया थोड़ी डिले होगी। आप जल्दी बूढ़े नहीं होंगे, आप ज्यादा समय तक जवान रहेंगे। लेकिन क्या कभी बूढ़े नहीं होंगे? देखिए, बुढ़ापा तो आएगा, क्योंकि उम्र का बढ़ना तो दस्तूरे जहां है। ये बात अलग है कि अगर सोचो नहीं तो बुढ़ापा कहां है। उम्र का बढ़ना तो दस्तूरे जहां है, यदि सोचो नहीं तो बुढ़ापा कहां है। यानी आप अपने आप को ताज जिंदगी जवान मान सकते हैं, मगर शरीर की एक लिमिटेशन तो है। ये तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि जो मेहनत एक 20-22 साल का नौजवान कर सकता है, वो एक 60 साल का 60 साल के व्यक्ति नहीं कर सकते जनरली, इन जनरल। अब ये बात अलग है कि 60 साल के कुछ लोग 22 साल के नौजवानों को भी पीछे छोड़ देते हैं। वो उनकी स्टेमिना है, वो उनका विल पावर है, वो उनकी मेहनत है, वो उन्होंने जो अपने ऊपर प्रयास किया हुआ है, वो चीज है। तो ये अपवाद होते हैं, कुछ अपवाद होते हैं। बट नॉर्मल केस में समय के साथ साथ जीवन आगे बढ़ता जाएगा, आपकी उम्र बढ़ती चली जाएगी, शरीर में वो शक्ति नहीं होगी जो
कम उम्र में आपके अंदर है। तो इसका मतलब ये कि जीवन का आनंद लेना है, हर पल, हर मिनट, हर सेकंड का आनंद लेना है। अगर आप आनंद नहीं लेंगे तो भी समय बीत जाएगा, लेकिन अगर बिना आनंद के समय बीतेगा तो जीवन के अंतिम समय में अफसोस रहेगा, काश रहेगा कि मैं जीवन को जैसा जी सकता था या जी सकती थी, जो मैं करना चाहता था या करना चाहती थी, वो मैं नहीं कर पाया या नहीं कर पाई। मैं जीवन भर जो है वो अपने जीवन को कमजोर तरीके से जीती रही, मैंने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं किया। एक महान व्यक्ति ने यह बोला कि दुनिया का सबसे अमीर स्थान कहां है, आप जानते हैं? कहां है दुनिया का सबसे अमीर स्थान? कहां है? मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताइए। दुनिया का सबसे ज्यादा अमीर स्थान कहां है? चैट बॉक्स में लिख के बताइए। लिखते जाइए, थोड़ा थोड़ा देखिए, एक्टिविटीज करते रहना जरूरी है, शारीरिक अपने उंगली हिलाते रहिए, थोड़ा सा मतलब जो है ना ये टच करते रहिए, थोड़ा टाइप करते रहिए, जिससे कि मालूम पड़ेगा कि हाँ आप एक्टिव हैं। और दूसरी चीज है कि हम कई नॉलेज लेते हैं लेकिन वो नॉलेज हमारे काम नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि हमारी फिजियोलॉजी उस नॉलेज को सपोर्ट नहीं कर रही। नॉलेज को हमने माइंड में ले लिया लेकिन नॉलेज हमारी बॉडी में नहीं गई। जबकि बॉडी और माइंड जब तक दोनों कनेक्टेड नहीं है तब तक कोई भी चीज आप बहुत अच्छे तरीके से ना सीख पाएंगे, ना समझ पाएंगे, ना याद रख पाएंगे। इसी वजह से आप देखिएगा कि बड़े बड़े जो ट्रेनर्स हैं, इवन मैं भी अपने सभी जो फिजिकल ट्रेनिंग्स होती है उसमें इस चीज को करता हूं, और बड़े बड़े जो ट्रेनर्स है, विवेक बिंद्रा है या कोई भी बड़े ट्रेनर्स है, स्नेह देसाई है, तो वो क्या करते हैं, बॉडी लैंग्वेज का बहुत यूज करते हैं। पब्लिक को बार बार मूवमेंट में लेकर आते हैं, बार बार उनसे यस बुलवाएंगे या उनका हाथ खड़ा करवाएंगे, हैंड रेस करवाएंगे, बाजू वाले को कुछ बोलो ऐसा बोलेंगे, कुछ ना कुछ वो करवाते रहते हैं। बिकॉज बॉडी जब तक एक्टिव नहीं है तब तक माइंड और बॉडी का कनेक्शन नहीं बनेगा और आप चीजों को याद नहीं रख पाएंगे। चलिए, तो दुनिया का सबसे अमीर स्थान कौन सा है? सबसे अमीर स्थान, दुनिया का सबसे अमीर स्थान, यस यस लिखिए लिखिए, जो आपको समझ में आता है लिखिए। दुनिया का सबसे अमीर स्थान कौन सा है? दुनिया का सबसे रिच, अमीर, महंगी जगह जहां पर सबसे बड़ी दौलत है, सबसे बड़ी संपत्ति है, वो कहां है? तो किसी समझदार व्यक्ति ने, किसी ज्ञानी व्यक्ति ने कहा कि वो स्थान है कब्रिस्तान। कब्रिस्तान, क्योंकि वहां पर दुनिया की वो महान प्रतिभाएं हमेशा हमेशा के लिए सोई हुई है, जिन प्रतिभाओं का इस्तेमाल कभी हुआ ही नहीं। पूरा जीवन गुजर गया, पूरा जीवन गुजर गया, मगर उन प्रतिभाओं का कभी इस्तेमाल किया ही नहीं गया, उन योग्यताओं का कभी इस्तेमाल किया ही नहीं गया, उन शक्तियों का कभी इस्तेमाल किया ही नहीं गया। और लॉ ऑफ यूज ये बोलता है, विच यू विल नॉट यूज यू विल लूज। विच, मैं अगेन रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनिएगा, विच यू विल नॉट यूज यू विल लूज। यानी जिन चीजों का आप इस्तेमाल नहीं करेंगे आप उन चीजों को खो देंगे। नॉलेज अनयूज्ड डिक्लाइन, जो ज्ञान आपके पास है अगर आप उसको यूज नहीं करेंगे आप खो देंगे। फेथ अनयूज यू विल लॉस्ट, जिस आशा का आप इस्तेमाल नहीं करेंगे वो आशा आप खो देंगे। और जिन शक्तियों का भी आप इस्तेमाल नहीं करेंगे धीरे धीरे वो शक्तियां आप खो देंगे। महिलाओं के पास तो अद्भुत शक्तियां हैं, अद्भुत क्षमताएं हैं। मतलब मैं इस बात को बहुत ईमानदारी से बोलना चाहता हूं, बीइंग ए मैन, मुझे इस बात को बोलने में कोई संकोच नहीं है, कोई शर्म नहीं है कि परमात्मा ने महिलाओं को पुरुषों से ज्यादा मजबूत और ताकतवर बनाया है। शारीरिक दृष्टिकोण से ना भी सही, मगर अंदर से वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा। मतलब ये समझ लीजिए कि अगर वो जिद ठान ले कि मुझे ये काम करना है, तो उनकी जो जिद है ना, उनके सामने तो पुरुष भी मतलब वो नहीं मुकाबला कर सकते। अगर एक महिला जिद ले ले कि मुझे ये काम करना है, तो बड़े से बड़े लोगों को उनके सामने झुकना पड़ता है। महिलाएं मल्टीटास्किंग होती हैं। आप किसी पुरुष को बोल दीजिए कि भैया घर का खाना भी बनाना है और बच्चों को भी पालना है और बाहर का काम भी करना है, एक भी पुरुष, बहुत रेयर केस ऐसे होंगे लेकिन जनरली पुरुष नहीं कर पाएंगे, पॉसिबल, उनके बस की बात ही नहीं है, उनका माइंडसेट ऐसा बना ही नहीं है। बट महिलाएं आप देखिए सारे काम कर लेती है, घर की काम भी कर लेती है, बच्चों को भी संभाल लेती है, बिजनेस भी कर लेती है। आप लोग आरसीएम भी कर रहे हैं, बच्चों को भी संभाल रहे हैं, परिवार भी देख रहे हैं। तो महिलाएं जन्मजात मल्टीटास्किंग पर्सनालिटी लेकर के पैदा होती है। आपके अंदर वो योग्यता है, वो काबिलियत है कि आप मल्टीटास्क कर सकती हैं। आपके अंदर क्षमता है कि आप ज्यादा सहनशीलता दिखा सकती हैं। आपके अंदर वो काबिलियत है कि आप ज्यादा बड़े सपने देख सकती हैं। तो महिलाओं के अंदर वो क्षमताएं हैं। लेकिन अगर महिलाएं अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल ना करें तो निश्चित रूप से अंतिम समय में, जीवन के अंतिम दौर में, वो क्षमताएं को अनयूज्ड क्षमताओं को लेकर के जाएंगी। और फिर वही कहावत हमें कहनी पड़ेगी कि साहब दुनिया का सबसे समृद्ध स्थान कहाँ है? कब्रिस्तान है। कि सारी
बिना यूज की भी क्षमता है, वहां पर सोई हुई है, दफन है ना। और अगर हिंदुओं की बात करें तो शमशान है, सबसे पवित्र, सबसे अमीर स्थान, कि जहां पर सारी योग्यताएं जलकर हवा हो गई, वहां की हवाओं में वो योग्यताएं, अनयूज्ड योग्यताएं वो पड़ी है। सो हमें अपनी योग्यताओं को इस 2025 में इस तरह से यूज करना है कि 2024 तक जो हमने हासिल नहीं किया, जो अब तक हमें नहीं मिला, वो 2025 में हम ले सकें। कहते हैं कि जिंदगी बदलना किसी एक पल का काम नहीं है, एक पल में जिंदगी नहीं बदलती, मगर एक पल में लिया गया निर्णय आपकी पूरी जिंदगी को बदल देता है। यानी आपका एक डिसीजन, और डिसीजन लेने में कितना देर लगता है, एक पल लगता है, एक सेकेंड लगता है। तो एक पल में लिया गया डिसीजन आपकी पूरी जिंदगी को बदल देता है। और कहते हैं कि सही डिसीजन लेना जरूरी नहीं है, सही समय पर डिसीजन लेना जरूरी है। क्योंकि आप जब डिसीजन लेते हैं, कुछ गलत होता है, कुछ सही होता है। गलत निर्णय आपको कुछ सिखाते हैं, सही निर्णय आपको आगे बढ़ाते हैं। गलत निर्णयों से आप सीखते हैं, और उन निर्णयों के जो सबक है, लर्निंग्स है, उनकी वजह से आप सही निर्णय ले पाते हैं, और सही निर्णय आपको जीवन में आगे बढ़ाते हैं। बट अगर आप निर्णय कभी लेंगे ही नहीं, आप कभी डिसीजन लेंगे ही नहीं, तो आप कभी भी सही डिसीजन लेना सीख नहीं पाएंगे। गलतियां होती है, तब सही कैसे करना है वो समझ में आता है। तो सही समय पर डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। जितना जल्दी आप डिसीजन लेना शुरू करेंगे, उतना जीवन में आप तरक्की करेंगे। 2025 में आप कुछ ऐसे डिसीजन लीजिए कि अपनी आर्थिक स्थिति को ग्रोथ की तरफ लेकर जाएंगे, अपने व्यापार को ग्रोथ की तरफ लेकर जाएंगे, अपने टर्नओवर को ग्रोथ की तरफ लेकर जाएंगे, अपने टीम के साइज को ग्रोथ की तरफ लेकर जाएंगे, अपने परिवार को एक नई खुशियों की तरफ लेकर के जाएंगे। और आरसीएम कभी ये नहीं बोलता, आरसीएम एक मिशन है, आरसीएम एक अभियान है, नारी सशक्तिकरण का, वुमन इंपावरमेंट का, स्वावलंबन का, स्वास्थ्य रक्षा का। बट आरसीएम कभी ये नहीं बोलता कि आप गरीब रहिए और लोगों को अमीर बनाइए, लोगों की मदद कीजिए। आरसीएम हमेशा बोलता है आप भी अमीर बनिए, लोगों को भी अमीर बनाइए। आप भी मजबूत बनिए, लोगों को भी मजबूत बनाइए। आप भी सफल बनिए, लोगों को भी सफल बनाइए। लेकिन अमीर बनना केवल बातों का खेल नहीं है कि किसी ने बोल दिया आप अमीर बन जाइए और आप बन जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। हर व्यक्ति आरसीएम में आने के बाद भी अमीर नहीं बनेगा, हर व्यक्ति आरसीएम में आने के बाद भी कामयाब नहीं होगा। कारण क्या है? क्योंकि अमीरों और गरीबों के बीच में जो सबसे बड़ा अंतर है, जिसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं, हमारा मेन जो आज का टॉपिक है वो यही है कि अमीर और गरीबों के बीच में जो सबसे बड़ा अंतर है वो पैसे का नहीं है, वो है मानसिकता, सोच। अपॉर्चुनिटी का भी अंतर नहीं है, टाइम का भी अंतर नहीं है, वो अंतर है सोच का, अंतर है मानसिकता का। कि कोई व्यक्ति अगर अमीर बनता है तो इस कारण से बनता है कि उसकी सोच अमीरों वाली होती है, और कोई व्यक्ति गरीब रह जाता है तो इस वजह से रह जाता है क्योंकि उसकी सोच गरीबों वाली होती है। देखिए, कौन बनेगा करोड़पति, कौन बनेगा करोड़पति में जिन भी लोगों ने लाखों करोड़ों रुपए के इनाम जीते, मैं बहुत आपको मजेदार फैक्ट बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, कि जिन लोगों ने लाखों करोड़ों रुपए के इनाम जीते, कोई 10 लाख जीत के गया, कोई 50 लाख जीत के गया, कोई 1 करोड़ जीत के गया, कोई 7 करोड़ जीत के गया, और ऐसे सभी लोगों का वापस से सर्वे किया गया 2 साल के बाद। यानी 2 साल के बाद वो लोग कहां हैं, कैसी जिंदगी जी रहे हैं, उसका पता लगाया गया। तो मालूम पड़ा कि मोर देन 80%, 80% से ज्यादा लोग, 80% से ज्यादा लोग जो कौन बनेगा करोड़पति में लाखों करोड़ रुपए जीत कर गए, 2 साल के बाद फिर वही जिंदगी जी रहे थे जो वो पैसा जीतने के पहले वो जी रहे थे। यानी वो गरीबी के बैकग्राउंड से आए थे, वो वापस गरीब हो चुके थे 2 साल के अंदर। 80% लोग वो सारा पैसा गवा चुके थे, गलत जगहों पर खो चुके थे, और वापस से गरीबी का जीवन जी रहे थे। ये सर्वे मैं आपको कौन बनेगा करोड़पति का बता रहा हूं। यानी ये कोई पुराना सर्वे नहीं है, ये कोई अमेरिका का सर्वे नहीं है, ये इंडिया का सर्वे है। कौन बनेगा करोड़पति के विनर्स के बीच में किया गया यह सर्वे है। यानी 80% लोग 2 साल में फिर गरीब हो गए। क्यों? पैसा तो मिल गया उनको, वो पैसा सही जगह पे लगा के पैसा कमा सकते थे। आज जो आप में से कई लोग शिकायत करते हैं ना कि मेरे पास पूंजी नहीं है, अगर पूंजी होती तो शायद मैं कुछ करता, मैं कोई व्यापार खोलता, कोई दुकान खोलता, मैं भी कोई बढ़िया काम करता, या पैसे को मैं इन्वेस्ट कर देता, उस इन्वेस्टमेंट से मैं पैसे कमाता या कमाती। कई बार हमें लगता है ना, हम किसी अमीर घर में जन्मे होते, किसी अमीर व्यक्ति से हमारी शादी हुई होती, या कोई अमीर, अगर कोई लड़का है तो किसी अमीर लड़की से शादी हुई होती जो पिता की इकलौती संतान होती, और उनके ससुर जी की सारी जायदाद मेरी होती। जो कई बार ऐसा लोगों के मन में लगता है ना कि शायद ऐसा कुछ हो जाए तो हम अमीर बन जाए। तो ऐसा कुछ हो जाएगा तो भी आप अमीर नहीं बन जाएंगे,
जिस दिन आपके हाथ में पावर आएगा आप सारा पैसा गंवा देंगे, आप सारा पैसा खो देंगे, क्योंकि आपकी सोच अमीरों वाली नहीं है। तो अमीरों की सोच और गरीबों की सोच में अंतर क्या होता है? देखिए, 5 प्रकार के लोग होते हैं। एक होते हैं वेरी पुअर, बहुत ज्यादा गरीब। एक होते हैं पुअर यानी गरीब। एक होते हैं मिडिल क्लास। एक होते हैं रिच और एक होते हैं सुपर रिच। 5 कैटेगरी होती है। फिर से बताता हूं, वेरी पुअर, पुअर, मिडिल क्लास, रिच एंड सुपर रिच। ये 5 कैटेगरी के लोग होते हैं। इन 5 कैटेगरी के लोगों में जो बेसिक डिफरेंस है, हम उसको थोड़ा देखते हैं कि क्या चीज का अंतर होता है अमीर और गरीबों के बीच में, मिडिल क्लास लोगों में और मिलेनियर्स में, सुपर रिच लोगों में आखिर किस चीज का अंतर होता है। तो जो सुपर गरीब है, यानी जो वेरी पुअर है, जो बहुत ज्यादा गरीब है, यानी जैसे कोई भिखारी है या कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी काम करेंगे तो 1 घंटे 2 घंटे बाद उनको खाना मिलेगा, थोड़ा बहुत पैसा कमाएंगे तो कुछ घंटा 2 घंटा काम करके वो दोपहर का लंच जुटा पाएंगे, तो वो होते हैं वेरी पुअर। उसके बाद होते हैं पुअर। पुअर यानी मान लीजिए वो लोग जो दिन भर काम करते हैं, जिनको रोजी मिलती है, मजदूरी मिलती है, दिन भर का पैसा मिलता है शाम को या अगले दिन सुबह, उससे उनका काम चलता है। तीसरे होते हैं मिडिल क्लास। तीसरे होते हैं मिडिल क्लास यानी जो 1 महीने का पगार लेते हैं, महीने महीने की इनकम का कैलकुलेशन लगाते हैं, चाहे वो नौकरी कर रहे हैं चाहे वो व्यापार कर रहे हैं, और महीने की महीने इनकम का कैलकुलेशन लगा रहे हैं। और उसके बाद होते हैं रिच। रिच यानी वो लोग जिनको सालाना या तो ईयरली पैकेज मिलता है, अगर नौकरी कर रहे ईयरली पैकेज मिलता है, जैसे आजकल मल्टीनेशनल कंपनीज में या आप आईटी के सेक्टर्स में अगर जाएंगे तो सालाना पैकेज की बात होती है। जो बड़ी बड़ी नौकरियां होती है ना, उसमें सालाना पैकेज होता है। जैसे गूगल के सीईओ थे सुंदर पिचाई, उनका सालाना पैकेज था 1400 करोड़ रुपए, 1400 करोड़ रुपए सालाना, ये उनको जॉब में सैलरी मिलती थी सालाना, इंसेंटिव प्लस सैलरी मिला करके। तो इस तरीके के पैकेजेस होते हैं, तो वो होते रिच। और वैसे ही व्यापार भी अगर वो करते हैं तो कम से कम 1 साल की प्लानिंग लेकर के करते हैं कि आज जो मैं काम करूंगा उसका अगले 1 साल में क्या रिटर्न मुझे मिलने वाला है, तो वो बनते हैं रिच। और होते हैं सुपर रिच। सुपर रिच जैसे हम बात करें मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी ने 2016 में जियो का सिम लॉन्च किया, और पूरे मार्केट में उस समय इंटरनेट 350 रुपए 1 GB का मिल रहा था। 1 GB इंटरनेट की कीमत थी 349 रुपए। उन्होंने कितने में दिया? जियो का सिम लॉन्च किया तो इंटरनेट का क्या कॉस्ट रखा शुरुआत के दौर में, सिम का कितना लिया? कितना रुपए का सिम लिया? 0 लिया सर। सिम फ्री, बिल्कुल फ्री। फ्री। सिम की कोई कॉस्ट नहीं, सिम का कोई चार्ज नहीं। इंटरनेट फ्री। फ्री। रोमिंग, फ्री। बातचीत सब करना फ्री। फ्री, अनलिमिटेड फ्री। तो उन्होंने क्या किया? कंप्लीटली फ्री दिया, क्योंकि वो 1 महीने के लिए काम नहीं कर रहे थे, उन्होंने तो पूरा साल भर फ्री दिया, 10 महीने 11 महीने फ्री दिया। तो वो 1 महीने के लिए काम नहीं कर रहे थे, वो 1 साल के लिए भी काम नहीं कर रहे थे, क्योंकि 1 साल तो घाटे में चलाया उन्होंने। लेकिन उन्होंने जो काम किया वो किया अगले 5 साल बाद मुझे क्या मिलेगा, अगले 10 साल बाद मुझे क्या मिलेगा। 2016 में लॉन्च किया, अभी 2025 चल रहा है, और अभी तक उनके पास 50 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं। अगर एक सब्सक्राइबर 300 रुपए महीने का रिचार्ज भी करता है तो 50 करोड़ इंटू 300, 15,000 करोड़ रुपए का रॉयल्टी का पैसा उनके पास आता है हर महीने। उनकी रॉयल्टी का चेक कितना है? 15,000 करोड़ रुपया महीना, यानी साल का हो गया 1,80,000 करोड़ रुपए। ये है रॉयल्टी। रॉयल्टी का मतलब गोल्ड स्टार गोल्ड, प्लेटिनम स्टार प्लेटिनम नहीं होता है। रॉयल्टी का मतलब होता है इतना बड़ा आपका स्ट्रक्चर खड़ा हो जाए, इतना बड़ा आपका नेटवर्क खड़ा हो जाए, इतना बड़ा आपका एक एम्पायर खड़ा हो जाए कि उसकी इनकम जीवन के साथ भी आए और जीवन के बाद भी आए। गोल्ड का लेवल कोई बहुत बड़ा लेवल नहीं है, ठीक है, स्टेप है, ये सीढ़ी है कि आप गोल्ड आएंगे, फिर स्टार गोल्ड आएंगे, फिर प्लेटिनम आएंगे, सीढ़ी चढ़ते चढ़ते आप छत पे पहुंचेंगे। डायरेक्ट छत पे नहीं उतर सकते हेलीकॉप्टर से। वी आर नॉट पैराशूटर, वी आर ग्रास रूटर। हम लोग मतलब वो सोने का चम्मच लेकर पैदा नहीं हुए, वो बहुत कम लोग लेकर के पैदा होते हैं, पर उनका कहीं नाम भी नहीं होता। वो जो लेकर पैदा भी होते हैं ना किसी अमीर परिवार में, उनके पास मौका भी नहीं होता जो मौका हमारे और आपके पास है। तो हम लोग तो ग्रास रूटर है, जमीन से ऊपर उठना है हमको। हमको जमीन से उठकर अपने परिवार की जिंदगी को बदलना है, अपनी जिंदगी को बदलना है, अपने सपनों को पूरा करना है। एक रेगिस्तान में सूखा कुआं, एक रेगिस्तान में पानी वाला कुआं, मतलब किसी सूखे रेगिस्तान में एक पानी वाला कुआं अगर निकल आए तो पूरे रेगिस्तान की तस्वीर बदल जाती है, वो हरियाली आ जाती है वहां पर। रेगिस्तान में अगर कहीं पर भी एक कुआं खुद जाए ना तो पूरे रेगिस्तान की तस्वीर बदल जाती है। वैसे ही किसी हर खानदान में, हर परिवार में, हर खानदान में कोई एक ऐसा व्यक्ति आता है किसी न किसी पीढ़ी में, जो पूरे खानदान की पिछली और अगली जिंदगी और तस्वीर को बदल के रख देता है।
एक व्यक्ति होता है और आपको वो व्यक्ति बनना है, आपको वो चिराग बनना है अपने खानदान का, चाहे आप महिला हैं चाहे आप पुरुष हैं। आपको वो चिराग बनना है कि आप अपने, अगर आप महिला हैं तो बल्कि आपके पास और डबल अपॉर्चुनिटी है। आप अपने मायके को भी बदल सकते हैं और ससुराल को भी बदल सकते हैं। आपके पास डबल अपॉर्चुनिटी, आपके पास डबल पावर है। सो एक कुआं पूरे रेगिस्तान की तस्वीर बदल सकता है और एक जागा हुआ इंसान अपने पूरे खानदान की तस्वीर बदल सकता है। वो आपको बनना है। सो जो मुकेश अंबानी ने किया ना, वो एक नेटवर्क खड़ा किया, एक नेटवर्क क्रिएट किया, जिस नेटवर्क का की रॉयल्टी उनको आज भी मिल रही है और जीवन भर मिलेगी, और बच्चों को भी मिलेगी, आने वाली पीढ़ियों को भी मिलेगी। वो रॉयल्टी हम आरसीएम में भी ले सकते हैं। वो रॉयल्टी हम यहां पर भी नेटवर्क बना करके हासिल कर सकते हैं। मतलब आरसीएम को आप एक दो दिन के लिए, एक दो महीने के लिए मत कीजिए कि इस महीने क्या चेक आया, अगले महीने क्या चेक आएगा। आप कीजिए कि साहब मुझे अगले 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद क्या आने वाला है, कितना आ सकता है, क्या लेना है मुझे, किस प्रकार की जिंदगी मुझे जीनी है, 2025 के निकलते तक मुझे किस इनकम लेवल पर पहुंच जाना है। सो 5 कैटेगरी बताई मैंने आपको। एक मैंने बताया वेरी पुअर, जो 1 घंटे 2 घंटे की सोचते हैं कि अभी कुछ कर लें या भीख मिल जाए या काम कर लें जिससे कि मेरा लंच का इंतजाम हो जाए, ब्रेकफास्ट का इंतजाम हो जाए। दूसरा होता है कि पुअर, जो एक दिन का सोचते हैं कि दिन भर मजदूरी करेंगे, शाम को मिलेगा पैसा, उससे राशन पानी लेकर घर जाएंगे। तीसरे होते हैं मिडिल क्लास, जो सबसे बड़ी संख्या है भारत में, वो है मिडिल क्लास लोगों की। मिडिल क्लास लोग जो 1 महीने का सोचते हैं, चाहे वो व्यापार कर रहे हैं चाहे वो नौकरी कर रहे हैं, वो 1 महीने का सोचते हैं कि इस महीने काम करेंगे तो अगले महीने जो पैसा आएगा उससे अगले महीने का काम चलेगा। तीसरे होते हैं रिच, यानी जो कम से कम 1 साल के बारे में सोचते हैं कि आज अगले 1 साल मुझे क्या करना है जिससे कि 1 साल बाद मेरे जीवन में बड़ा परिवर्तन आएगा, रूपांतरण आएगा। वो 1 साल तक हिसाब नहीं लगाते। और अगले होते हैं सुपर रिच। सुपर रिच यानी जो कम से कम 5 साल और 10 साल की प्लानिंग करते हैं। तो मैं आपसे चैट बॉक्स में जानना चाहूंगा कि आप इनमें से किस कैटेगरी में आना चाहते हैं। वेरी पुअर, पुअर, मिडिल क्लास, रिच और सुपर रिच। चैट बॉक्स में आप अपना उत्तर लिख करके बताइए, बिकॉज आपके उत्तर से ही आपकी मानसिकता का पता चलता है, आपकी सोच का आपको भी पता चलेगा। जब आप ये उत्तर लिखेंगे तो आपको खुद को भी मालूम पड़ेगा आपकी सोच क्या है, आपकी थॉट, आपका थॉट प्रोसेस क्या है। सुपर रिच, सुपर रिच, सुपर रिच, मैं पढ़ रहा हूं, जल्दी जल्दी लिखते जाइए। आपकी आपकी सोच क्या, फटाफट लिखिए, फटाफट लिखिए। यस 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 यस, सुपर रिच, सुपर रिच, सुपर रिच। देखिए मैं आपको एक बड़े ज्ञान की बात बताता हूं जो मुझे किसी ज्ञानी व्यक्ति ने बताई थी। उन्होंने कहा कि इंसान जो बोलता है ना, अगर उसका 10% भी खुद फॉलो कर ले तो उसकी जिंदगी सुपर डुपर हिट हो जाएगी, उसकी जिंदगी की कहानी हिट हो जाएगी। जो वो बोल रहा है, कोई दूसरा बोल रहा है वो नहीं, अपलाइन बोल रहे हैं उसको छोड़ो। आप जो खुद बोलते हैं, बातचीत करते हैं लोगों से, अगर उसका 10% भी खुद फॉलो कर लें तो जीवन बदल जाएगा आपका। जो ज्ञान आपके पास है, जो नॉलेज आपके पास है, जो शिक्षा अभी तक आप ले चुके हैं इतने दिनों में और ले रहे हैं लगातार, अगर उसका 10% भी यूज कर लें तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। नॉलेज अनयूज इज गार्बेज। जिस ज्ञान का इस्तेमाल नहीं होता ना, वो ज्ञान कूड़ेदान है। उस ज्ञान की कोई कीमत नहीं है जिस ज्ञान का इस्तेमाल ना हो। आप रोज 1 बजे की मीटिंग में आते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं, कई लोग डायरी भी बनाते हैं, गुरुकुल में भी आप आते हैं, अपलाइन से भी आपने बहुत कुछ सीखा होगा, किताबों में भी पढ़ा होगा। मेरा सवाल आपसे यह है, आप उसका कितना हिस्सा सच में यूज कर रहे हैं। नॉलेज अनयूज इज गार्बेज। ये लाइन याद रखिएगा, जिस ज्ञान का इस्तेमाल नहीं होता वो ज्ञान कूड़ेदान के समान है, वो ज्ञान लेने का फायदा नहीं है। आपने बहुत सीख लिया लेकिन एक्शन नहीं ले रहे। अब आप यहां पर लिख रहे हैं सुपर रिच मेंटालिटी, सुपर रिच बनना चाहते हैं। सवाल है मेरा, सुपर रिच के लिए कितने साल की प्लानिंग लेकर चलनी पड़ती है। अभी हमने यहां पर बातचीत किया ना 5 कैटेगरी के, तो सुपर रिच के लिए आपने ध्यान दिया, सुपर रिच जिसको बनना है उसकी सोच कितने साल की होनी चाहिए कम से कम, वो कितने साल आगे तक का सोचना चाहिए, कितने साल आगे तक का मिनिमम सोचना चाहिए। यस ऑफ कोर्स 5 से 10 साल। बट क्या आप 5 से 10 साल के लिए सोच रहे हैं? क्या आप 1 महीने का चेक नहीं आता तो घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं? क्या आप एक दिन अगर आपकी बिक्री नहीं होती तो परेशान हो जाते हैं? क्या 2 4 5 लोग अगर आपको मना कर देते हैं तो क्या आप परेशान हो जाते हैं? ये आपको सवाल अपने आप से पूछना है। आप बनना चाहते हैं सुपर रिच, आप बोलते हैं मैं सुपर रिच की मेंटालिटी से काम कर रहा हूं, लेकिन क्या आप उस मेंटालिटी को फॉलो कर रहे हैं? क्या आप उस मेंटालिटी के हिसाब से सच में जीवन जी रहे हैं? ये सवाल आपको आज अपने आप से पूछना है। नए साल की शुरुआत में मैं आपको ये सवाल देना चाहता हूं, ये सवाल आपको अपने आप से पूछना है। अरे मैं बोलता हूं छोड़िए सुपर रिच, कम से कम शुरुआत में रिच मेंटालिटी से तो काम कीजिए। रिच मेंटालिटी यानी कम से कम 1 साल की प्लानिंग तो बनाइए कि साहब आज
जनवरी 7-8 जनवरी 2025 शपथ लेती हूं या शपथ लेता हूं कि मैं अगले 1 साल ये कैलकुलेशन नहीं लगाऊंगा, नहीं लगाऊंगी कि मुझे क्या आया क्या गया, मैंने क्या खोया क्या पाया। अगले 1 साल मैं ईमानदारी से सिस्टम को फॉलो करूंगी। ये शपथ लीजिए ना सर, ये शपथ लीजिए, जितनी भी माताएं बहनें लीजिए शपथ कि अगले 1 साल मैं ईमानदारी से सिस्टम को फॉलो करूंगी। मैं वो सब कुछ सीखूंगी जो सीखने के लिए मुझे निर्देशित किया जाता है। मैं वो सारी मेहनत करूंगी जो मेहनत करने के लिए मुझसे उम्मीद की जाती है। मैं अपना समय कहीं भी किसी गैर जरूरी चीजों में नहीं लगाऊंगी, न किसी की गपबाजी करूंगी, न किसी की निंदा करूंगी, न चुगली करूंगी, न इधर उधर की बातों में, न टीवी के सीरियल्स में मैं अपना समय नहीं लगाऊंगी। मैं अपना पूरा समय अपने भविष्य निर्माण के लिए लगाऊंगी, अपने बच्चों का, परिवार का भविष्य बेहतर हो, इसके लिए मैं ईमानदारी से आरसीएम के साथ अगले 1 साल मेहनत करूंगी और उसके बाद हिसाब लगाऊंगी, कैलकुलेशन लगाऊंगी कि मैंने क्या खोया क्या पाया। अगर 1 साल का संकल्प आप लेने के लिए तैयार हो जाए ना, तो मैं आपको बताता हूं कि अगले 1 साल में आपकी जिंदगी उतनी बदल जाएगी जितनी पिछले 20 साल में नहीं बदली होगी, 25 साल में, 30 साल में, 40 साल में, 50 साल में। जितनी उम्र है आपकी, जो आपने पिछले कई सालों में नहीं किया, अगले 1 साल में आप कर पाएंगे अगर आपने ये संकल्प ले लिया। वो शक्ति परमात्मा ने आपको दी है, बट आप क्या उस शक्ति का यूज कर रहे हैं, क्या वो सोच आप डेवलप कर रहे हैं, ये सवाल आपको पूछना है। तो 5 अंतर मैं बताऊंगा आपके बीच में, अमीर और गरीब के बीच में क्या 5 अंतर होते हैं। पहला अंतर यही है कि अमीर लोग लॉन्ग टर्म मेंटालिटी के साथ आगे बढ़ते हैं, लंबी दूरी की सोच रख करके आगे चलते हैं कि साहब मैं जो काम आज कर रहा हूं इसका परिणाम मुझे 1 साल बाद क्या मिलने वाला है, 2 साल बाद क्या मिलने वाला है। अभी तुरंत भले ना मिले, लेकिन 1 साल बाद क्या मिलेगा, जो मैंने आज किया, जो मैं रोज कर रहा हूं, उसका परिणाम मुझे 1 साल बाद क्या मिलेगा, 2 साल बाद क्या मिलेगा, 5 साल बाद क्या मिलेगा। पहला। दूसरा, टॉक अबाउट आइडियाज। टॉक अबाउट आइडियाज मतलब ये लोग क्या करते हैं, आइडियाज के ऊपर में बात करते हैं। ये लोग जो है ना, ये लोगों के बारे में बात नहीं करते, ये घटनाओं के बारे में बात नहीं करते। जो अमीर लोग होते हैं, अमीर लोग हमेशा आइडियाज के बारे में बात करते हैं, नई नई योजनाओं के बारे में बात करते हैं, नए नए तौर तरीकों के बारे में बात करते हैं। ये अपनी लर्निंग्स को शेयर करते हैं। आज हमने ये सीखा, आज हमने ये सीखा, इसको सीखकर हम इस तरीके से इंप्लीमेंट करने का सोच रहे हैं, इस तरीके से हमारी अगली प्लानिंग है, नेक्स्ट प्लानिंग ऐसी है, हम अपने टर्नओवर को इस तरीके से बढ़ाना चाहते हैं, हम अपनी टीम में इस तरीके से काम करना चाहते हैं, हम इस तरीके से करना चाहते हैं। तो ये आइडियाज के बारे में बात करते हैं, ये मजे नहीं लेते। कई लोगों को देखिएगा साहब, इतना मजा आता है फालतू की चीजों में, इधर उधर की बातों में। बिग बॉस जैसे सीरियल भारत में क्यों चलते हैं, बिग बॉस जैसे सीरियल, मैं जब भी आता हूं बिग बॉस के पीछे पड़ा रहता हूं। कई लोग मुझे बोलते भी है, सर आप हमेशा बिग बॉस के पीछे पड़े रहते हैं। बिग बॉस जैसे सीरियल भारत में क्यों चलते हैं, बिकॉज यहां पर लोगों की जिंदगी में, लोगों के बेडरूम में झांकने का मौका मिलता है, क्योंकि वहां पर कैमरे हर जगह फिट होते हैं। वहां पर हर व्यक्ति के, जो एक घर के अंदर में सारे लोग रह रहे होते हैं, उनके ऊपर नजर रखने के लिए जगह जगह पे कैमरे लगे होते हैं। तो अलग अलग टाइम पर अलग अलग कैमरों में दिखाया जाता है कि वो लोग क्या बातें करते हैं। वो रियल लाइफ में, वो सेलिब्रिटीज भी होते हैं उनमें से कई, रियल लाइफ में आपने उनको देखा हुआ है। आप जानना चाहते हो रियल लाइफ में कैसे हैं, अरे क्या करोगे जान करके वो रियल लाइफ में कैसे हैं। आपको ये ज्यादा जानना जरूरी है कि आपकी रियल लाइफ कैसी है और कैसी होनी चाहिए। मुझे लगता है ये ज्यादा जरूरी है। सेलिब्रिटीज की रियल लाइफ को जान करके आप कर क्या लोगे, मजे लेकर के क्या कर लोगे। तो अमीर लोग क्या करते हैं, आइडियाज पर बात करते हैं, लेकिन गरीब लोग क्या करते हैं, मजे लेते हैं। वो लोगों की बातें करते हैं, वो क्रिकेट की बात करते हैं, वो मूवीज की बात करते हैं, वो टीवी सीरियल्स की बात करते हैं, वो दूसरों की जिंदगियों की बात करते हैं, है ना, वो दूसरों के लाइफ में क्या चल रहा है उनकी बातचीत करते हैं। मतलब वो अपनी जिंदगी को छोड़कर बाकी सारी जिंदगियों की बातचीत करते हैं और उन चीजों में मजे लेने की कोशिश करते हैं। देखिए मैं आपको ना एक दो बेवकूफों की फोटो दिखाता हूं, दो बेवकूफों की फोटो में स्क्रीन शेयर करता हूं। मुझे स्क्रीन शेयर करने की पावर है मैम? सर होस्ट है। हाँ, मैं आपको ना एक स्क्रीन शेयर करके दो बेवकूफों की फोटो दिखाता हूं। देखिए, दिख रहे हैं दो बेवकूफ, है ना। ये दो बेवकूफ, ये क्यों बेवकूफ है मालूम है? ये इसलिए बेवकूफ हैं क्योंकि इन्होंने 19 साल की उम्र तक तो आते आते कई कंपनीज खड़ी कर ली थी। इन्होंने 19-20 साल की उम्र तक आते थे बिजनेसेस खड़े कर लिए थे, है ना। पहचान रहे होंगे आप इनको, बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स। ये 19-20 साल की उम्र में तो क्या क्या सीख चुके थे। 19-20 साल की उम्र में तो ये अपने जीवन के जो लक्ष्य, उस लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ गए थे। और हम लोग समझदार क्यों हैं? आज यहाँ पर अगर कुछ नौजवान भी हमारे साथ हैं, अगर कुछ नव युवतियां भी हमारे साथ हैं, कुछ बच्चे भी अगर हमारे साथ हैं,
तो हम लोग क्यों समझदार हैं? क्योंकि 19 साल 20 साल की उम्र में तो हम लोग ये सीखते हैं कि लड़कियों को छेड़ना कैसे है, हम लोग ये सीख लेते हैं नशा कैसे करना है, हम लोग ये सीख लेते हैं कि सब गप्पाजी कैसे करनी है, स्कूल कॉलेज में बंक मार करके मूवीज कैसे जानी है, बाइक तेज कैसे चलाना है, ये सब हम लोग सीखते हैं। तो हम लोग कितने समझदार हैं, हम जीवन के मजे लेते हैं। ये लोग तो बेवकूफ है, मजे ही नहीं ले पाए जीवन के, इनको तो पता ही नहीं है कि साहब इन चीजों में मजे कितने आते हैं। तो हमेशा एक बात याद रखिएगा, गरीब लोग मजे में फंसे रहते हैं और अमीर लोग हमेशा अपने लक्ष्य के ऊपर फोकस रहते हैं, और इसी वजह से वो वही बातें करते हैं जो बातें उन्हें जीवन में आगे लेकर के जाएंगी, जीवन में तरक्की कराएगी। तीसरी क्वालिटी, अमीरों और गरीबों के बीच में जो तीसरा अंतर है, अमीर लोग ये बदलाव को पसंद करते हैं। अमीर लोग बदलाव को पसंद करते हैं, बल्कि पसंद नहीं करते, बदलाव को घटित करने के माध्यम बनते हैं। और गरीब लोग ना हर नई बदलाव का विरोध करेंगे, कुछ भी नया उनके सामने रख दो वो पहले तो विरोध करेंगे, अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा कैसे हो जाएगा, ये कैसे हो सकता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये आजकल तो कुछ भी, टीसी छाबड़ा जी को क्या है, कुछ भी बोल देते हैं, शीतल मैम को क्या है, ज्योति मैम को क्या है, मतलब कुछ भी, ये तो कुछ भी बोल देते हैं सब, इनको क्या है ना, इनके लिए तो मजाक है, ये कुछ भी बोल देते हैं, इनको करना थोड़ी बड़ा संघर्ष हमारे जितना। तो क्या होता है कि गरीब लोग हमेशा हर बदलाव का विरोध करेंगे, हर हर परिवर्तन का विरोध करेंगे कि नहीं भैया ये तो संध्या में कर सकते, हम नहीं कर सकते, ये तो ये कर सकते, हम नहीं कर सकते, या ये तो वो, ये कैसे हो सकता है, ये नहीं होना चाहिए। कुछ भी नया अगर आएगा, आरसे में कुछ नई चीज आएगी या लाइफ में कुछ नई चीज आएगी तो ये विरोध करेंगे। लेकिन अमीरों को मालूम है कि बदलाव ही जिंदगी में आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है, बदलाव जरूरी है। चौथा अंतर, अब मैं शॉर्ट में आज बात करूंगा क्योंकि टाइम हमारे पास लिमिटेड है, कभी और मौका मिलेगा और डिटेल में जाएंगे इन पे। चौथा जो अंतर है, अमीर लोग टेक्स कैलकुलेटिव रिस्क। अमीर लोग हमेशा एक कैलकुलेटिव रिस्क लेते हैं, हमेशा उनको मालूम होता है कि बिना जोखिम ना लेना जीवन में सबसे बड़ा जोखिम है। अगर हम कोई भी जोखिम ना लेंगे, कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे, क्योंकि जब भी आप कोई निर्णय लेंगे तो हमेशा एक जोखिम है, गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, फेल भी हो सकते हैं, पास भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आप डिसीजन नहीं लेंगे तो आप तो फेल तो निश्चित है ना, बैठे बैठे फेल हो गए आप। तो मैंने बीसी छाबड़ा जी के एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में देखा था, सन 2000, आई थिंक 2003 का साल था, 2003 में बीसीजी के एक एलडीपी प्रोग्राम था, उसमें उन्होंने बताया था कि डूबने से जंग लग जाने से अच्छा है घिस जाना, जंग लग जाने से अच्छा है घिस जाना। जहाज किनारों पर खड़े सुरक्षित होते हैं, मगर वो किनारों पर खड़े रहने के लिए बनाए नहीं जाते, क्योंकि किनारों पर खड़े रहेंगे तो जंग लग जाएगा, जाएंगे आगे तो हो सकता है कि वो घिस जाए, हो सकता है वो डूब जाए, हो सकता है वो टूट फूट जाए, लेकिन वही उनके जीवन का सही जो है ना वो रिजल्ट होगा, वही उनके जीवन की सही नियति होगी कि काम करते करते उन्होंने कुछ किया। अब्दुल कलाम आजाद ने अपनी आखिरी सांस भी स्टेज के ऊपर ली, मरते दम तक वो कुछ ना कुछ करते रहे, लोगों को मोटिवेट करते रहे, इसी वजह से हम उनको याद करते हैं। लेकिन अगर आप कुछ भी नया करने से डरते हैं, कोई भी जोखिम लेने से डरते हैं, कोई भी नया लक्ष्य बनाने से डरते हैं, कोई भी सपना बनाने से डरते हैं, कुछ भी नई जगह पर जाकर के मिलने से डरते हैं, अगर कोई रिस्क ही नहीं लेना चाहते आप, तो यही सबसे बड़ा रिस्क है। तो आपकी जिंदगी जो है वो बहुत ज्यादा कमजोर जिंदगी आप जीने वाले। इसलिए अमीर लोग, अगर अमीर आप बनना चाहते हैं तो अमीर लोग हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। और पांचवा अंतर है कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। अमीर लोगों में एक आदत होती है, वो हमेशा सीखते हैं और हमेशा अपनी सीखी हुई नॉलेज को ग्रोथ में इस्तेमाल करते हैं। कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग, सीखते जाते हैं आगे बढ़ते जाते हैं, सीखते जाते हैं आगे बढ़ते जाते हैं, किताबें पढ़ते हैं, मीटिंग्स और ट्रेनिंग और सेमिनार यूज लेते हैं, अटेंड करते हैं और उसकी नॉलेज को यूज करते हैं। कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। तो आप किस तरह से अपनी नॉलेज को ले रहे हैं, बढ़ा रहे हैं और उसको यूज कर रहे हैं अपनी सफलता के लिए, अपनी कामयाबी के लिए, अपनी अपने अपने भविष्य के लिए, अपने जीवन के लिए, वही तय करेगा कि आप गरीब जिंदगी जिएंगे या अमीर जिंदगी जिएंगे। तो 5 चीजें हमने देखी, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। सबसे पहला, अमीरों के बीच, अमीरों की जो खूबी होती है, अमीर और गरीब के बीच का अंतर या अमीरों की खूबी, अमीरों की सोच होती है लॉन्ग टर्म मेंटालिटी, लंबी दूरी की सोच लेकर वो चलते हैं। दूसरा, वो हमेशा आइडियाज के बारे में बात करना पसंद करते हैं। गरीब लोग जो है वो लोगों के बारे में बात करते हैं, घटनाओं के बारे में बात करते हैं, क्या गलत हो गया उसके बारे में बात करते हैं। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए, आप गए किसी बड़े फंक्शन में और उस बड़े फंक्शन में कोई दुर्घटना हो गई, कोई कुर्सी टूट गई, कोई गिर गया नीचे, कोई स्टेज टूट गया, स्टेज से कोई नीचे गिर गया, कुछ भी घटना हो गई, तो आप देखिएगा जो गरीब लोग हैं ना, वो घर आकर के भी क्या सीखा उसकी बात नहीं करेंगे, वो अपने पूरे परिवार को, मोहल्ले को, पड़ोस को यही बताएंगे आज हम एक सेमिनार में गए थे, वहां पर तो स्टेज ही टूट गया,
वहां तो कुर्सी टूट गई। वो उसी बात में इतना मजा लेंगे, इतना रस लेंगे कि वो लर्निंग तो भूल ही जाएंगे। सो इसलिए गरीबों की जो बातचीत होती है ना, वो बातचीत ही उनको गरीब बनाती है। उनकी बातचीत ही लोगों के बारे में और घटनाओं के बारे में होती है। अमीरों की बातचीत होती है आइडियाज के बारे में। तीसरा, अमीर अमीर लोग बदलाव को पसंद करते हैं। उनको मालूम है कि बिना बदलाव के, बिना चेंज के आप जीवन में तरक्की नहीं कर सकते। अमीर लोग, चौथा है, टेक कैलकुलेटिव रिस्क। वो एक जांच परख करके जोखिम लेते हैं। अंधा रिस्क नहीं लेते, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं कि ठीक है, इतना जोखिम है, इतना नुकसान होगा, चलेगा, इसको भरपाई मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूं, मैं दोबारा प्रयास कर सकता हूं। तो वो जांचा परखा हुआ जोखिम लेते हैं। और पांचवी चीज, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। वो सीखते रहते हैं और अपनी शिक्षा को इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज नॉलेज अनयूज इज गार्बेज। ये लाइन याद रखिएगा, नॉलेज अनयूज इज गार्बेज। जिस ज्ञान का इस्तेमाल नहीं, वो ज्ञान कूड़ेदान के बराबर है। आप रोज एक बजे की मीटिंग में आ रहे हैं, लेकिन लोगों को प्लान नहीं दिखा रहे हैं, टारगेट्स नहीं बना रहे हैं, टीम के साथ काउंसलिंग नहीं कर रहे हैं, जाकर के ग्रुप मीटिंग नहीं कर रहे हैं, हाइजीन कैंपेन नहीं लगा रहे हैं, न्यूट्रिजा वुमेन के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर ये एक बजे की मीटिंग में आने का फायदा आपको नहीं मिल पाएगा। आपका जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा। आपकी सोच जब तक नहीं बदलेगी, आपका जीवन नहीं बदलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहां पर बोलने का आपने मौका दिया। और मैं चाहता हूं 2025 का साल आपका इतना खूबसूरत हो कि जो अब तक नहीं किया वो अब 2025 में हासिल कर सके। आज के लर्निंग में से आपने कौन सी एक चीज को टारगेट के रूप में लिया, संकल्प के रूप में लिया, जिसको लेकर आप अपने 2025 को बदलेंगे, ये जरूर बताइएगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा शीतल मैम से कि आप कुछ साथियों के शेयरिंग जरूर लीजिएगा। ये जरूर आप बताइएगा कि आप किस चीज को लर्निंग के रूप में, टारगेट के रूप में लेंगे और अपने जीवन को बदलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।